हेलो बच्चों, एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। वैसे तो ये फाइनल अकाउंट के बीच में ही आ जाता है, जैसे मैनेजरियल रेमुनरेशन था। अगर आप स्टडी मटेरियल या कहीं देखेंगे तो एक दो क्वेश्चन में ही कंप्लीट हो जाता है। ये चैप्टर के साथ भी यही हाल है, लेकिन मैंने इसे बहुत ज़्यादा डिटेल में अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ कराऊंगा, ताकि आपको इसकी बहुत सारी बेसिक बातें भी पता चल सके और प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास काफ़ी क्वेश्चंस भी हो सके। इसमें करना क्या है बेसिकली, कि कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट होती है बैक डेट से। मींस कि जैसे होता ये है, सिचुएशन ये है, मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ आपको कि सपोज हमारा जो बिजनेस है वो हमने परचेज किया 1 जनवरी 20 से, लेकिन कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ 1 अप्रैल 20 को। ईयर एंड हुआ 31/12/20 को। अब इस ईयर में पी मंथ प्री पीरियड है। प्री पीरियड मीन्स प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, और 9 मंथ्स है पोस्ट पीरियड। पोस्ट पीरियड मीन्स आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। तो हमें जो इस फुल ईयर का प्रॉफिट होगा उसे दो पार्ट में डिवाइड करना है, प्री प्रॉफिट एंड पोस्ट प्रॉफिट। इस पूरे चैप्टर में हमें यही काम करना है। तो करें इसको, आगे बढ़ते हैं और चैप्टर को करते हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग जा रहे हैं डिटेल्स पर, थ्योरी पढ़ेंगे इसके बारे में। जनरली it happens with a newly formed company that an existing business is taken over as a going concern at a date prior to the date of incorporation. incorporation की डेट से पहले से ही हम उस बिजनेस को खरीद लेते हैं। of the company, the profit or loss of the business thus acquired, the period from the date of purchase till the date of incorporation is called profit or loss prior to incorporation. जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जो डेट होती है उस डेट से पहले का जो प्रॉफिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। अनलेस द एग्रीमेंट विद द वेंडर्स प्रोवाइड अदरवाइज सच ए प्रॉफिट और लॉस बिलोंग्स टू द कंपनी। ये प्रॉफिट और लॉस भी हमारा ही है, हमारी कंपनी, हमने परचेज किया तो हमारा ही है। बट प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन शुड नॉट बी रिगार्डेड एज ए ट्रेडिंग प्रॉफिट और लॉस ऑफ द कंपनी, सिंस कंपनी कैन नॉट अर्न प्रॉफिट और इनकर लॉस बिफोर इट कम इनटू एग्जिस्टेंस। ये रिवेन्यू नेचर प्रॉफिट नहीं है, ये कैपिटल नेचर प्रॉफिट है, क्योंकि लाइफ में एक ही बार होगा, ये हर बार 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 नहीं होगा। पोस्ट पीरियड प्रॉफिट रिवेन्यू नेचर होगा जो हमारे पीएनएल में चला जाएगा। ये प्री पीरियड प्रॉफिट कैपिटल नेचर है, तो इसे कैपिटल रिजर्व में हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। इनकेस लॉस होगा तो गुडविल में। इन फैक्ट सच प्रॉफिट और लॉस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द नेट एसेट एक्वायर्ड बाय द कंपनी और इट्स फॉर्मेशन एंड to it not as a revenue but as capital. Thus, profit or loss prior to incorporation is of capital nature, and as such, it is necessary to ascertain such profit or loss as accurately as possible. The profit or loss prior to incorporation should be treated in the books account in the following manner. In case ये profit होगा तो ये हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे और रिजर्व एंड सरप्लस के हेडिंग में ये दिखाई देगा। Such a profit being of capital nature cannot be credited to P&L, thus cannot be ordinarily be used for the purpose of payment of dividend. आप इसमें से डिविडेंड नहीं दे सकते हैं। Hence, such a profit should be credited to capital reserve, which can be utilized in writing of capital losses like preliminary expenses, discount on issue of shares or debentures, or in writing down the value of fixed asset including goodwill until it is fully utilized. क्योंकि ये कैपिटल नेचर प्रॉफिट है तो इट शुड बी यूज्ड टू राइट ऑफ कैपिटल नेचर लॉसेस। तो कैपिटल नेचर लॉसेस को राइट ऑफ करते हैं। कैपिटल नेचर लॉसेस बैलेंस शीट में जाते हैं, ये भी बैलेंस शीट में जाता है, और जब तक इसको यूज नहीं करेंगे ये रिजर्व एंड सरप्लस में एज ए कैपिटल रिजर्व दिखाई देगा। अगर ये लॉस होगा तो कैपिटल नेचर लॉस है तो इसे गुडविल में डाल दिया जाएगा। ऑल्टरनेटिवली सच ए लॉस कैन बी ट्रीटेड ईदर इन द टू वेज। हम क्या कर सकते हैं, प्री इनकॉर्पोरेशन लॉस में भी डेबिटेड एज ए सेपरेट अकाउंट लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन अकाउंट,
In place of transferring it to goodwill, we can transfer it to newly opened account in the name of loss prior to incorporation, which can be written off against capital profit of the कंपनी। जैसे ये कैपिटल प्रॉफिट की बजाय, कैपिटल प्रॉफिट था तो हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया था, अगर हमें कैपिटल प्रॉफिट की बजाय कैपिटल लॉस हो जाए तो हम इसको अदर कैपिटल प्रॉफिट से सेट ऑफ कर लेंगे। Until such loss is completely written off, it must be shown as an asset in the asset side under the heading miscellaneous expenditure। miscellaneous expenditure तो होता नहीं है, तो हम इसको कहाँ पर दिखा सकते हैं? नॉन करंट असेट्स में अदर असेट्स की हेडिंग के अंदर दिखा देंगे, जहां पर हम लोग अदर जैसे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स भी दिखाते हैं, वहां पर दिखा सकते हैं इसको। और प्री इनकॉर्पोरेशन लॉस में बी ट्रीटेड एज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड राइट ऑफ ड्यूरिंग द कमिंग ईयर। हम पीएनएल से धीरे धीरे राइट ऑफ कर सकते हैं इसको, लेकिन हमने अपने असाइनमेंट में इसको गुडविल में ट्रांसफर किया है। मेथड टू असरटेन प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, तो हमारे पास मेथड क्या क्या है? नंबर 1 मेथड है प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द पीरियड अप टू द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, उस एग्जांपल के हिसाब से शुरू के 3 महीने का अलग ट्रेडिंग पीएनएल बनाया जाए, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि 3 महीने का ट्रेडिंग पीएनएल बनाना कोई मजाक नहीं हो रहा है। तो अंडर दिस मेथड ट्रायल बैलेंस हैज टू बी प्रिपेयर्ड ऑन द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और उस दिन सारी बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। उसका ट्रेडिंग पीएनएल हम बनाएंगे जो हमें प्रॉफिट लॉस बताएगा, है ना। तो ये एक्यूरेटली निकल कर आएगा, सारी ट्रांजैक्शन बिल्कुल सही तरीके से होंगी, ठीक है। लेकिन स्टॉक टेकिंग ऑन द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड बैलेंसिंग ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत इनकन्वीनियंट है, बहुत सारा खर्चा भी हो जाएगा, ये डिफिकल्ट है। तो इसलिए एक्चुअल प्रैक्टिस में ये देखने को नहीं मिलता है। एक्चुअल प्रैक्टिस में होता है सेकेंड मेथड प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द होल अकाउंटिंग पीरियड, और उसमें से प्रॉफिट और लॉस प्री एंड पोस्ट पीरियड में सूटेबल बेसिस से डिवाइड कर दें। कुछ एक्सपेंसेस विच आर बेस्ड ऑन टाइम, इट शुड बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ टाइम। सम एक्सपेंस आर ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, so sales ratio will be used to divide these expenses between the pre and post period. Some expense belong to pre-period only, some expense belongs to post-period only. So there are 4 types of expenses. One which is related to time period, which relates to sales, which relate to pre, which relate to post, and fifth, you can say fifth type of expenditure. Other than this, spatial ratio will be given in the question. तो इन सबको suitable basis से हम divide कर देंगे। Under this method, a trial balance is prepared at the end of the accounting period and P&L account is prepared for whole year. पूरे साल का हम बना लेंगे। Then the profit of loss thus ascertained is apportioned between the 2 period. फिर इसे 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, pre and post period, ठीक है, on some basis. Thus under this method, P&L for the 2 period cannot be ascertained accurately as first method. First method में तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास एक्यूरेटली प्रॉफिट निकलता है, लेकिन वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं है, तो इसलिए हम अंदाजे वाला प्रॉफिट ही कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस मेथड कैन ओनली बी गिवन एन एस्टिमेट ऑफ द पीएनएल फॉर 2 पीरियड्स एज द फर्स्ट मेथड इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस, देयर इज नो अदर सच ऑल्टरनेटिव देन टू डिपेंड ऑन दिस मेथड। हमें यही करना पड़ेगा। जैसा मैंने आपको बताया कि हम एक्सपेंसेस को डिवाइड करते हैं, 4-5 टाइप के एक्सपेंस हो सकते हैं। तो बेसिस ऑफ अपोर्शन में टाइम बेसिस, the P&L for the whole period is apportioned between the period pre and post period on the basis of time expense। हम कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो टाइम के हिसाब से होते हैं, उसे हम टाइम के रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल सैलरी, रेंट, ये सब क्या है? इंश्योरेंस, टाइम के बेस पर, तो इसे टाइम रेशियो में डिवाइड कर देंगे। सपोज प्री पीरियड में 3 मंथ्स है, पोस्ट पीरियड में 9 मंथ्स है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था। So time ratio will be 3:9 means 1:3. So 1/4 of the profit will be treated pre and 1/3 will be post. But ऐसा हम नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा 100% एक्सपेंस टाइम के रेशो में नहीं होते, तो हम एक एक एक्सपेंस को अलग अलग उठाएंगे और हम 2 कॉलम बना देंगे एक्सपेंडिचर साइड के, प्री एंड पोस्ट, और हम रेशो में डिवाइड कर देंगे। जो एक्सपेंस टाइम रेशो में डिवाइड होने चाहिए उनको टाइम रेशो में डिवाइड कर देंगे।
दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन एजम्पशन कि जो प्रॉफिट है वो इवनली पूरे साल हुआ, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम केवल वही एक्सपेंसेस डिवाइड करेंगे इस रेशो में जो इस टाइम रेशो के बेसिस पर एक्सपेंस होते हैं, नॉट टर्नओवर बेसिस मीन सेल्स बेसिस। प्रॉफिट और लॉस फॉर द होल पीरियड इज सपोर्शन बिटवीन द पीरियड प्रायर टू एंड आफ्टर इन द रेशो सेल्स। तो हमें क्या दे रखा होगा, सेल प्री और पोस्ट पीरियड की सेल दे रखी होगी, जैसे 1 लाख 4 लाख दिया तो 1:4, तो 1/5 और 4/5 प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी 100% एक्सपेंस सेल के रेशो में नहीं होते, तो हम पर्टिकुलरली सेलिंग एक्सपेंस इस रेशो में डिवाइड करेंगे। दिस प्रिंसिपल इज ऑल्सो बेस्ड कि हम सेल हर महीना इक्वल हुई है, बट इन रियलिटी इट मे नॉट बी पॉसिबल। Beside all the expense of business not necessarily depend on the turnover, as such apportionment of profit or loss solely on this is not satisfactory। तो पूरा प्रॉफिट हम इस रेशो में नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमें जो करना है वो है सेल्स रेशो कैलकुलेट करना। एक टाइम आएगा जब आपको लगेगा यार सेल्स रेशो अगर हमने सही सही कैलकुलेट कर लिया तो हम थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि हमें इसमें करना क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सेल्स रेशो कैसे कैलकुलेट करते। बच्चों अब हम बात करते हैं कि सेल्स रेशो कैसे कैलकुलेट होगा। कैलकुलेशन ऑफ रेशो सेल्स व्हेन सेल्स हैज बीन अनइवन ड्यूरिंग द ईयर। साल के दौरान कम ज़्यादा हो रही है सेल्स, तो कैसे हम सेल्स रेशो कैलकुलेट करेंगे। रेशो सेल्स अफेक्टेड during pre and post incorporation period is required to allocate the expenses variable with sales। जो expenses सेल से रिलेटेड हैं, सेल के साथ चेंज होते हैं, उन एक्सपेंस को हमें सेल्स के रेशो में डिवाइड करना पड़ेगा। जनरली सेल्स डू नॉट अराइज इवनली थ्रू आउट द ईयर। ज़्यादातर तो ऐसे ही होता है कि सेल हर महीना एक जैसी कभी भी नहीं होती है। Therefore, sale for pre and post incorporation period are to be ascertained with care। ध्यान से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। The figure of sale for the two period may not be given specifically in the question, instead sale for each month may be given। तो सीधी इंफॉर्मेशन शायद ना दे रखी हो, घुमा फिरा कर दे रखी हो, तो हमें कैसे कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 1, हमने बिजनेस 1 जनवरी से परचेज किया है, इनकॉर्पोरेशन हो रहा है 1 अप्रैल को और ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को। तो 1 जनवरी, 1 अप्रैल एंड 31 दिसंबर, 3 मंथ्स 9 मंथ्स। ये तो टाइम रेशियो है, सेल्स रेशियो नहीं है ये। मंथली सेल्स, मंथली एवरेज सेल फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स। साल के शुरू के 6 महीने की सेल वर हाफ ऑफ द सेल फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ। शुरू के 6 महीने की सेल, महीने की एवरेज सेल्स बाद के 6 महीने की एवरेज सेल से आधी है। मींस हमारी सेल जनवरी, फेब और मार्च ये 3 महीने की मान लेते हैं 1 रुपया पर मंथ है, ठीक है। तो इस 9 महीने में अप्रैल, मई, जून, इन 3 महीने की सेल भी 1 रुपये के हिसाब से होगी और बाद के 6 महीने की जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस 6 महीने की सेल 2 रुपये होगी, क्योंकि जब शुरू के 6 महीने की सेल बाद के 6 महीने की सेल से आधी है, इसका मतलब बाद की 6 महीने की सेल पहले 6 महीने से डबल है। अगर शुरू के 6 महीने की सेल हर महीना 1-1 रुपया है तो बाद में 2-2 रुपये हो जाएगी, 12 रुपये। तो 3 रुपीज़ शुरू के 3 महीने की सेल और 15 रुपीज़ बाद के 9 महीने की सेल। तो अगर मैं टाइम रेशो की बात करूं इस क्वेश्चन में, टाइम रेशो, तो टाइम रेशो है 3 मंथ और 9 मंथ, मतलब 1:3, ये तो टाइम रेशो है। और सेल्स रेशो क्या है, सेल्स रेशो है ₹3 और ₹15, मीन्स 1:5। तो सेल्स रेशो है
1:5, और अगर टाइम रेशो की बात करें तो 1:3। पूछा नहीं था टाइम रेशो, लेकिन जब हम फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर हमें टाइम रेशो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। टोटल सेल्स हमें दे रखी है 5,40,000। Date of purchase of business is 1st April. Date of incorporation is 1st August 2023, और डेट ऑफ क्लोजिंग इज 31st March 2024। तो ईयर हमारा शुरू कब हुआ? 1st April, और एंड कब हुआ? 31st March, और हमारा इंकॉर्पोरेशन कब हुआ? 1st August। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 मंथ प्री पीरियड में हो गए, 8 मंथ पोस्ट पीरियड में हो गए। ये तो हमारा टाइम रेशो के बारे में इंफॉर्मेशन आ गई है हमारे पास। अब हम सेल्स की बात करते हैं। सेल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 9 मंथ्स, जुलाई टू मार्च। ये 8 मंथ्स है, लेकिन हमें 9 मंथ्स का इंफॉर्मेशन दिया है। तो ये 8 मंथ्स कौन से होते? ये 8 मंथ्स होते हमारे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। लेकिन यहाँ पर हमारे को 9 महीने की बता रखी है, तो जुलाई की सेल भी बता रखी है कि सेल ड्यूरिंग द 9 मंथ्स फ्रॉम 1st July to 31st March वर हाफ ऑफ द एनुअल सेल्स, और एनुअल सेल है 540। इन 9 महीने की सेल है 5,40,000 डिवाइड बाय 2, 540 डिवाइड बाय 2, 2,70,000। तो इन 9 महीने की सेल है 2,70,000 लिखा, बट मंथली एवरेज सेल वर इक्वल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 9 मंथ्स। हर महीने की सेल इक्वल है इस पूरे 9 महीने में। तो मंथली सेल कितनी हो गई? 2,70,000 डिवाइड बाय 9, 30,000। एक महीने की सेल 30,000 हो गई। तो यहां से जुलाई की सेल हटा दे, इस 9 महीने में से एक महीने की सेल हटा दे तो 8 महीने की सेल आ जाएगी। तो इस 2,70,000 में से, इस 2,70,000 में से 2,70,000 9 मंथ्स की सेल है, इसमें से 30,000 1 मंथ की सेल हटा देते तो 2,40,000 8 मंथ्स की सेल आ जाएगी। तो पोस्ट पीरियड की सेल हो गई 240। तो प्री पीरियड की सेल कितनी हो गई? जब पूरे साल की सेल 540 है, जिसमें से 2,40,000 पोस्ट पीरियड की है, और 540 प्री और पोस्ट दोनों मिलाकर है पूरे साल की। तो अगर हम पोस्ट पीरियड की सेल हटा दें तो 3 लाख आ जाएगी। तो प्री पीरियड की सेल हो गई 3 लाख, पोस्ट पीरियड की सेल हो गई 240, और रेशो हो गया इतना 5:4, 60,000 से डिवाइड कर दिया तो रेशो आ गया 5:4। तो ऐसे इस तरीके से हमें करना पड़ेगा। ये नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चंस में सेल्स रेशो ऐसे ही निकलेगा। हर क्वेश्चन में सेल रेशो के बारे में डिफरेंट इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन मैंने थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको बताया है कि हमें किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चों। और कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हो सकते हैं जो हमें इक्वल डिवाइड करने पड़ेंगे, अब टी में डालना पड़े या पोस्ट में डालना पड़े। द मैनर ऑफ अपॉर्चनमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बिटवीन द प्री एंड पोस्ट प्रॉफिट period actually depends upon the nature of each particular item. The most equitable method is normally to apportion the gross profit or gross loss of the whole accounting period on the basis of sales and the expenses on their respective merits, those varying with turnover being apportioned on that basis and those which do not vary with the turnover being apportioned on the basis of time.
ये कह रहे हैं कि आपको एक काम करना है, जीपी निकाल लीजिए और ग्रॉस प्रॉफिट को तो सेल रेशो में डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद एक्सपेंस देख लीजिए जो टाइम के बेसिस पर डिवाइड होने चाहिए टाइम के रेशो में, और जो सेल्स पर बेसिस है बेस्ड है एक्सपेंस उसे सेल्स रेशो में डिवाइड कर देना चाहिए। What is actually to be done in this case is to be prepare trading account for the whole period and to find out the GP in the usual way. The P&L account is split into two periods, that is pre-incorporation and post-incorporation period, and all items appearing in the P&L account are then apportioned on the basis of their respective merit. ये कह रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट तो एक साथ बना लो, ट्रेडिंग अकाउंट के दो पार्ट करने की जरूरत नहीं है, और P&L अकाउंट के दो पार्ट कर लो और हर एक्सपेंस को उसके हिसाब से बांटो कि वो टाइम रेशो में, सेल्स रेशो में, प्री में, पोस्ट में इक्वल या किसी स्पेसिफिक रेशो में बढ़ना चाहिए। जैसे कि कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कायदे से सेल्स के रेशो में डिवाइड होना चाहिए, या अगर हमें सेल्स रेशो नहीं दे रखा है तो हम कोई एक्सपेंस देखेंगे जो सेल्स के रेशो में डिवाइड होता है और वो एक्सपेंस हमें अलग अलग दे रखा है, तो जो उस एक्सपेंस का रेशो है वही सेल्स का रेशो होगा। या अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम टाइम के रेशो में बांटेंगे, ऐसा मानते हुए कि सेल हर महीना इक्वल रही होगी, तो जो सेल का रेशो है वही टाइम का रेशो है। जितने भी फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं जैसे रेंट, रेट, टैक्सेस, इंश्योरेंस, जनरल एक्सपेंसेस, सैलरी, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, टेलीफोन, पोस्टेज, टेलीग्राम, डेप्रिसिएशन, इन सबको हमें टाइम के रेशो में डिवाइड करना चाहिए। All expenses related to sales such as commission, discount, brokerage, salesman, salary, advertisement, carriage output वगैरह इन्हें सेल के रेशो में डिवाइड करना चाहिए। All expenses wholly applicable to the period prior to incorporation like vendor salary, interest on vendor's capital, interest on purchase consideration up to the date of incorporation, ये प्री पीरियड में आने चाहिए। All expenses wholly applicable to post period like डायरेक्टर फीस, क्योंकि कंपनी तो पोस्ट पीरियड में ही आई है, इंकॉर्पोरेशन तो बाद में हुआ है, तो जो भी कंपनी से स्पेसिफिक कंपनी से रिलेटेड एक्सपेंस है उन्हें पोस्ट पीरियड में लिखना पड़ेगा, जैसे डायरेक्टर फी, डिवेंचर इंटरेस्ट, डिस्काउंट ऑन इशू, डिवेंचर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, ये पोस्ट पीरियड में आएंगे। ऑडिट फी के बारे में बात करें, कंपनी की ऑडिट फी इन पोस्ट पीरियड, टैक्स ऑडिट इन द रेशो ऑफ सेल्स, जो हमारी कंपनी ऑडिट है तो कंपनी ऑडिट तो कंपनी गई है तो पोस्ट पीरियड में, टैक्स ऑडिट है तो वो टैक्स ऑडिट सेल के ऊपर बेस्ड होता है तो सेल्स के रेशो में। इसके अलावा ऑडिट फीस को हम कुछ लोग टाइम के रेशो में भी डिवाइड करते हैं कि ऑडिट जब होगा, अकाउंटिंग की चेकिंग होगी तो वो तो पूरे अकाउंट की पूरे साल की होगी, तो वो पूरे साल की होगी तो इसका होता है हम जब पेमेंट करेंगे पूरे साल का ऑडिट का पेमेंट करेंगे तो वो टाइम रेशो में डिवाइड होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं केवल पोस्ट पीरियड में आना चाहिए, तो इट विल डिपेंड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, यहाँ पर लिखा है डेट ऑफ एक्विजिशन इज 1 अप्रैल, डेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन इज 1 अगस्त, डेट ऑफ सर्टिफिकेट टू कमेंसमेंट बिजनेस 1 अक्टूबर। इसको रेशो निकालने के लिए इसका कोई यूज नहीं है, हमें प्री इंकॉर्पोरेशन पीरियड और पोस्ट इंकॉर्पोरेशन पीरियड का रेशो चाहिए। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट जो मिलेगा ये कंफ्यूज करने के लिए दिया होगा, इसका अगर बाई चांस यूज आ जाएगा क्वेश्चन में अगर इसके ऊपर बेस्ड कुछ सेल वगैरह दिया, अदरवाइज इसका कोई यूज नहीं है। सेल 1 अप्रैल से 31 जुलाई 240 है और 1 अगस्त टू 31 मार्च 7,20,000 है। ये तो प्री पीरियड की सेल हो गई, ये पोस्ट पीरियड की सेल हो गई। कंपनी डील्स इन वन प्रोडक्ट, यूनिट कॉस्ट ऑफ सेल्स was reduced by 10% since 1 अगस्त as compared to प्री इंकॉर्पोरेशन पीरियड। पोस्ट पीरियड में हमारी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो गई है पर यूनिट की कॉस्ट,
द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, मतलब पूरे साल की जो कॉस्ट है वो 7,77,000 है। कैलकुलेट जीपी फॉर प्री एंड पोस्ट पीरियड। वैसे तो हम जनरली जीपी को प्री पोस्ट में डिवाइड नहीं करके एक साथ बनाते हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशो दिए रखा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसी रेशो में डिवाइड करना पड़ेगा जो रेशो में दे रखा है। अब COGS है 7,77,000 और जो सेल्स है वो है 240 एंड 720। तो ये प्री पीरियड हो गया, ये पोस्ट पीरियड हो गया। इसमें से हमें COGS लेस करना है, लेकिन COGS का रेशो क्या आएगा? कायदे से इसका रेशो वही होता है जो सेल्स का रेशो होता है। और सेल्स का रेशो क्या है? सेल्स रेशो क्या है? 1:3। सेल्स रेशो क्या है? 1:3। तो यही रेशो होता है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रखा है कि हमारी कॉस्ट कम हो गई है। अगर हमारी कॉस्ट 100 रुपए की आती थी पहले, तो अब पोस्ट पीरियड में 90 रुपए की कॉस्ट हो गई है। तो 100:270, 10:27, ये हमारा COGS का रेशो हो गया 10:27। तो COGS 10:27 के रेशो में डिवाइड कर देते हैं और हमारा टोटल 960 सेल्स है। तो COGS 7,77,000 है, जो 10 और 27 के रेशो में डिवाइड हो जाएगा। टू लैख 10,000 और 5,67,000। GP आ जाएगा 30,000, 1,53,000, टोटल 1,83,000। तो वैसे जनरली हमें ट्रेडिंग अकाउंट को प्री पोस्ट पीरियड में डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर हमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है कि COGS को आप डिवाइड करिए, COGS का रेशो दिया है, तो हम इसको डिवाइड करके अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 कराऊंगा और फुल फ्लेज्ड इसमें P&L अकाउंट दिया हुआ है, तो P&L को प्री पोस्ट पीरियड में डिवाइड करके बताऊंगा कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बच्चों। इसमें सहवाग धुआंधार बल्लेबाजी करेगा। सहवाग लिमिटेड का इंकॉर्पोरेशन हुआ था 1 मई को। बच्चों इंपॉर्टेंट डेट है 3। फर्स्ट ईयर स्टार्टिंग, सेकंड इंकॉर्पोरेशन, थर्ड ईयर एंडिंग। इन्हें ध्यान से देखना है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, ईयर स्टार्टिंग देखते हैं और इंकॉर्पोरेशन देखते हैं, ईयर एंड नहीं देखते हैं, सोचते हैं कि ये 1 साल बाद ही खत्म हो रहा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए आपको तीनों डेट ध्यान से देखनी है। तो यहाँ पर हमारी इंकॉर्पोरेशन है 1 में, और कमेंस बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है। 1 जनवरी से हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ है और मतलब ईयर स्टार्ट हुआ है और कैलेंडर ईयर है, तो 31 दिसंबर को ईयर एंड हुआ है। इंकॉर्पोरेशन हुआ है 1 में। जन फेब मार्च अप्रैल 4 मंथ्स और मई से दिसंबर तक 8 मंथ्स। तो टाइम रेशो हो गया 4:8, तो 1:2। और सेल्स के लिए बता रखा है, सेल्स अप टू 1 मई 2 लाख है। तो प्री पीरियड की सेल है 2 लाख और पोस्ट पीरियड की सेल है 8 लाख। तो सेल्स रेशो हो गया 1:4। तो टाइम रेशो हो गया 1:2, सेल्स रेशो हो गया 1:4। ठीक है, तो हम लोग कंप्यूट करते हैं
बनाते हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर द ईयर एंडिंग 31st December 1st period, pre-period और basis और expense particulars। particulars रेशो या बेसिस, पीरियड एंड पोस्ट पीरियड। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट। जो ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा सेल्स रेशो में जाएगा, सेल्स रेशो विच इज 1:4। तो 20,000 2 लाख रुपीज को 1:4 के रेशो में डिवाइड कर देते हैं। 40,000 1,60,000। ठीक है। अब इसमें से लेस कर देते हैं सैलरीज। सैलरी बच्चों टाइम के बेसिस पर देते हैं हम अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी हर महीने की। तो टाइम रेशो में होगा, टाइम रेशो इज 1:2। तो 40,000 को 1:2 के रेशो में डिवाइड कर देते हैं। 13,333 26,667। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे है जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस भी टाइम के रेशो में। जनरल एक्सपेंसेस है 10,000। तो 10,000 डिवाइड बाय 3,333 6,667 कैरिज। बच्चों एक होता है कैरिज इनवर्ड और एक होता है कैरिज आउटवर्ड। अगर ये कैरिज इनवर्ड होता तो जीपी निकालते हुए ट्रेडिंग में ही आ जाता। इसका अंदर ये कैरिज आउटवर्ड है, और कैरिज आउटवर्ड मतलब सेल्स से रिलेटेड हो गया, इसे सेल्स से रेशो में डिवाइड करना चाहिए। $15,000 डिवाइड बाय 5, 3,000 12,000। एडवर्टाइजिंग सेल्स के रेशो में जाएगा, सेल्स से रिलेटेड होता है। 20,000, 4,000, 16,000। डिवेंचर इंटरेस्ट बताओ बच्चों, डिवेंचर इंटरेस्ट क्या होता है? पोस्ट पीरियड में आता है, कंपनी से रिलेटेड होता है, इनकॉर्पोरेशन के बाद का खर्चा है। 6,000। डायरेक्टर फीस अगेन कंपनी का खर्चा पोस्ट पीरियड में आएगा। 4,000। टैक्स ऑडिट फीस, अगर ऑडिट फीस लिखा होता तो टाइम रेशो में बांट देते। टैक्स ऑडिट फीस है तो ये सेल्स के रेशो में। 1,000, 4,000।
डेप्रीशिएशन टाइम के रेशो में होता है 20,000 6,667 13,333 इंटरेस्ट टू वेंडर अप टू 30th जून ये स्पेसिफिक है इंटरेस्ट टू वेंडर 1 जनवरी टू 30th जून टोटल 6 महीने जिसमें से प्री पीरियड के 4 महीने हैं और पोस्ट पीरियड के 2 महीने हैं तो ये 2:1 का रेशो हो गया इंटरेस्ट टू वेंडर है ना स्पेसिफिक रेशो है इसका 2:1 तो 10,000 को 2:1 के रेशो में डिवाइड कर देते हैं 6,667 और 3,333 और टोटल कर लेते हैं टोटल एक्सपेंस तो प्री पीरियड का है 13,333 3,333 3,000 4,000 1,000 6,667 6,667 total is 38,000 और पोस्ट पीरियड 26,667 6,667 12,000 16,000 6,000 4,000 4,000 13,333 and 3,333 92,000 तो प्री प्रॉफिट हमारा हो गया कैपिटल रिजर्व में जाएगा 40,000 माइनस 38,000 2,000 और पोस्ट प्रॉफिट 1,60,000 माइनस 92,000 68,000 नॉर्मल हमारा बैलेंस शीट में P&L में चला जाएगा तो ये था हमारा फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन बच्चों जिसमें हमने P&L अकाउंट में कुछ एक्सपेंस हमने पोस्ट में लिखे है कुछ हमने टाइम रेशो में डिवाइड करे कुछ सेल्स में ऐसे हमने क्वेश्चन किया ऐसे इसी स्टाइल से हमें बाकी के क्वेश्चंस भी करने ठीक तो कुछ क्वेश्चंस आप खुद ट्राई कर सकते हैं और इन केस कोई इशू होता है कोई टेंशन होता है तो मुझे बता सकते हैं सचिन लिमिटेड है इनका इनकॉर्पोरेशन हुआ है 1 अगस्त को और इन्होंने बिजनेस परचेज किया 1 फेब से तो 1 फेब 2020 से 1 अगस्त 23 तक ये पीरियड हो गया और इन्होंने बोल रखा है कि अकाउंटिंग हुई है 31 जनवरी तक 31 जनवरी 24 तक अकाउंटिंग हुई है तो प्री पीरियड में आ गया फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई तो 6 मंथ्स हमारे आ गए प्री पीरियड में और 6 मंथ पोस्ट पीरियड में जुलाई के बाद में अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी तक यहाँ पर मैं तो 6 महीने हैं हमारे पास ये है टाइम रेशो हो गया 6:6 मीन्स 1:2
ज़्यादातर क्वेश्चन में हमें दो रेशो जरूर निकालने पड़ते हैं, एक टाइम रेशो और एक सेल्स रेशो। तो टाइम रेशो हमें दिया हुआ है। सेल्स रेशो के बारे में हम ढूंढ लेते हैं। सेल्स कंपनी ने करी है 1,16,000। जब मैं बच्चों से पूछता हूँ कि सेल्स रेशो निकालो तो 99% स्टूडेंट गलत देगा। आप जल्दी से निकाल कर बताओ कि सेल्स रेशो क्या आया, जल्दी बताओ। सेल्स रेशो क्या आया? वेट कर रहा हूँ। सेल्स रेशो क्या आया? तो आंसर लिखा होने की वजह से बच्चे कर लेते हैं, अदरवाइज कई बार बच्चे जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। यहाँ लिखा है सेल्स कंपनी ने करी है 116। कंपनी मतलब पोस्ट पीरियड 1,16,000। प्री पीरियड की सेल हो गई 2,60,000 माइनस 1,16,000। 1,44,000। इन दोनों का रेशो हो गया 36:20। ये सेल्स रेशो आ गया हमारा 36। कुछ बेटर्स के बारे में बताया हुआ है हमें। तो अब हम इन इंफॉर्मेशन के साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारे को दो रेशो आ चुके हैं, सेल्स और टाइम रेशो दोनों आ गया हमारे पास। और जो सेल्स रेशो है, और कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो सेल्स रेशो में डिवाइड होते हैं, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो टाइम रेशो में डिवाइड होते हैं। हम लोगों को जो टाइम और सेल्स रेशो दिया हुआ है, वो जो हमने कैलकुलेट कर लिया है, इसको अब हम यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे उसके लिए आइए हम बढ़ते हैं आगे। तो इसके लिए हम हेडिंग डाल लेते हैं, स्टेटमेंट showing प्रॉफिट लॉस है। यहाँ पर लोगों को तो पर्टिकुलर्स लिखना है, सेल्स नाम आ जाएगा, और रेशो इस रेशो में बांट रहे हैं। बेसिस, क्या बेसिस लिया है हमने, बेसिस पहले और रेशो बाद में भी लिख सकते हैं कि जो प्री पीरियड है हम चाहें तो लिख भी सकते हैं। सबसे पहले हमें जो लिखना चाहिए वो है जीपी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में अलग से इनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किस रेशो में डिवाइड होना चाहिए। क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डिवाइड करने के लिए कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, तो हम ग्रॉस प्रॉफिट को पहले लिखते हैं, और रेशो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का हमेशा सेल्स रेशो होता है। सेल के बेसिस पर हम जीपी को डिवाइड कर देते हैं। अदरवाइज हमें एक एक आइटम, ट्रेडिंग अकाउंट के एक एक आइटम को सेल रेशो में डिवाइड करना पड़ेगा, तो फाइनल आंसर वही है। तो जीपी जो है 55,600 को हम 36 और 29 के रेशो में डिवाइड कर देते हैं। यह आ गया 30,794, और 24,806। तो ये जीपी हो गया। अब हमें इसमें से लेस करने हैं सबसे पहले है सैलरी एंड एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस।
तो अगर हमें कुछ नहीं दे रखा हो तो ये टाइम रेशो में जाएंगे, 1:1, 18,300 डिवाइड बाय 2, 9,150। ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस फिक्स्ड होते हैं टाइम के रेशो में, 2,750 को इक्वली डिवाइड कर देते हैं। डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर कब आते हैं? उस पीरियड में, क्योंकि कंपनी के लिए ही, कंपनी के केस में ही आते हैं डायरेक्टर। तो रेशो या तो हम ऐसा लिख सकते हैं, बेसिस में पोस्ट रेशो 0:1, सारा का सारा हमारा पोस्ट पीरियड में जाएगा 1800। बेड के बारे में कुछ बता रखा है, बेड अमाउंटिंग टू 1100 ट्राई पीरियड के हैं। बेसिस है एज गिवन, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें, और 1100 अगर प्री पीरियड के हैं, आउट ऑफ 2300 तो पोस्ट पीरियड के 1200 हो जाएंगे, 1100 और 1200। डिवेंचर इंटरेस्ट में पता है, वेंचर इंटरेस्ट पोस्ट में आता क्योंकि कंपनी से रिलेटेड एक्सपेंस है। तो कमीशन एंड डिस्काउंट, दोनों ही चीजें, कमीशन और डिस्काउंट हमारी सेल्स से रिलेटेड है, तो सेल्स रेशो में जाना चाहिए। तो 7800 को डिवाइड कर देते हैं, सेल्स रेशो में 4320, 3480, कैरिज आउटवर्ड, कैरिज इनवर्ड होता तो ट्रेडिंग में आता, कैरिज आउटवर्ड है तो सेल्स से रिलेटेड है, तो 1600 को सेल्स के रेशियो में डिवाइड कर देंगे, 886 और 714। डेप्रीशिएशन टाइम के हिसाब से लगता है, 10,300 है, बोला जाएगा 5,001, 5,001। अब हमारा जो आंसर आएगा ऑटोमेटिकली 9,500 का ब्रेकअप आएगा प्री और पोस्ट पीरियड में। हम चाहें तो टोटल नीचे लिख सकते हैं, तो 9,150, 136, 700, 750, 21,981। प्री पीरियड का सेल ज़्यादा है तो प्री प्रॉफिट तो ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में, वो आ जाएगा हमारा 8,813, और पोस्ट प्रॉफिट रिवेन्यू नेचर का है, निकालने के लिए पहले एक्सपेंसेस का टोटल कर लेते हैं। $4,019, तो 687 हमारा
पोस्ट पीरियड का प्रॉफिट आता है। ये था क्वेश्चन जिसमें हमारा प्री और पोस्ट पीरियड का प्रॉफिट कैलकुलेट करना था हमें। प्रमोटर्स हैं और कंपनी का नाम है गांगुली लिमिटेड। इन्होंने एक रनिंग बिजनेस खरीदा है 1 अप्रैल से 2023 से एक रनिंग बिजनेस खरीदा है। कंपनी का इंकॉर्पोरेशन हुआ है 1 अगस्त 2023 को। तो इन्होंने बिजनेस खरीदा 1 अप्रैल से, इंकॉर्पोरेशन हुआ 1 अगस्त को और एनुअल अकाउंट बने 31 मार्च को, 31 मार्च 24। तो आपको हमेशा क्या करना चाहिए इन क्वेश्चंस में, सबसे पहले ये देखना चाहिए कि अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट कब हो रहा है, एंड कब हो रहा है, इनकॉर्पोरेशन डेट क्या है, ताकि हम ये पता लगा पाए कि प्री पीरियड में कितना महीना है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अगस्त तो आया नहीं तो जुलाई तक आया, तो अप्रैल मई जून जुलाई, तो प्री पीरियड में हमारे 4 मंथ्स हो गए। और पोस्ट पीरियड में अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 मंथ्स हो गए। मुझे पता है साल में 12 महीने होते हैं, 4 महीने प्री पीरियड में है तो पोस्ट पीरियड में 8 ही होंगे, लेकिन मैंने इसलिए कैलकुलेट किया कहीं कहीं मेरे से गिनती करने में कोई गलती तो नहीं हो गई है, मिस्टेक तो नहीं हो गई है। आगे लिखा है कि हमें ये पता चला कि जो सेल्स है वो 1600 लैक्स हुई है पूरे साल की। तो मैंने बताया था आपको कि एक तो हमें टाइम रेशो की जरूरत पड़ती है, तो ये तो टाइम हो गया, टाइम रेशो यहां से आ जाएगा हमारा। टाइम रेशो प्री पीरियड में 4 मंथ्स हैं, पोस्ट पीरियड में 8 मंथ्स हैं, तो टाइम रेशो 1:2 आ गया। दूसरा हमें सेल्स रेशो भी निकालना होता है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्री पीरियड में कितनी सेल है और पोस्ट पीरियड में कितनी सेल है, ताकि हम लोग सेल्स रेशो का पता लगा पाए। तो यहाँ पर हमें बता रखा है कि सेल्स पूरे साल की 1600 लैक्स है, जिसमें से 31 जुलाई तक की सेल 400 लाख है। तो सेल्स 400 लाख है यहाँ पर और टोटल 1600 लाख है, तो पता चला कि पोस्ट पीरियड की 1200 लैक्स हो जाएगी। आउट ऑफ 1600 लैक्स अगर 400 लैक्स प्री पीरियड में है तो पोस्ट पीरियड में 1200 लैक्स हो जाएगी और सेल्स रेशो 1:3 आ जाएगा। हमें हर क्वेश्चन में स्टार्टिंग में टाइम रेशो और सेल्स रेशो कंप्यूट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो टाइम रेशो से डिवाइड होते हैं और बहुत सारे ऐसे रेशो एक्सपेंस होते हैं जो सेल्स रेशो के हिसाब से डिवाइड होते हैं। हमें बता रखा है क्वेश्चन में कि जीपी रेशो 25% है और एक्सपेंस बता रखे हैं क्या क्या हुए हैं। एक्सपेंस बता रखे, हमसे कहा है कि प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द प्री इंकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इंकॉर्पोरेशन पीरियड। हमें प्री और पोस्ट पीरियड का प्रॉफिट निकालना है, तो आप भी करिए, मैं भी करता हूं, मिलकर साथ में करते हैं। हेडिंग डालिए स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, फॉर द प्री एंड पोस्ट इंकॉर्पोरेशन पीरियड। तो हमने क्या करा, हमने एक हेडिंग डाल दिया कि हम एक स्टेटमेंट बना रहे हैं जिसमें प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे प्री और पोस्ट इंकॉर्पोरेशन पीरियड का। तो इसका फॉर्मेट हम बना लेते हैं।
सबसे पहले पर्टिकुलर्स आ जाएगा कि क्या इंफॉर्मेशन हम लिख रहे हैं, कौन से रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, क्या बेसिस है, प्री पीरियड का कितना एक्सपेंस आ रहा है और पोस्ट पीरियड का कितना आ रहा है। पर्टिकुलर्स क्या बेसिस है, रेशो पी में और पोस्ट। चाहे तो टोटल का कॉलम भी हम बना सकते हैं। सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट से शुरुआत करते हैं, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट में से सब एक्सपेंसेस लेस कर देंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा, प्री और पोस्ट का अलग अलग। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा सेल्स के रेशो में डिवाइड होता है और सेल्स का रेशो हम कैलकुलेट कर चुके हैं 1:3। चाहे तो हम सेल्स के ऊपर सीधा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पता है प्री पीरियड की सेल है 400 और जो सेल 400 है उस 400 की सेल पर 25% का प्रॉफिट है, हमें बता रखा है। जीपी रेशो क्या है 25%। तो 400 पर 25% हमने जीपी निकाला, 100 आ गया। और पोस्ट पीरियड का जो सेल है वो 1200 है, 1200 का 25%, 1200 का 25%, 300 हमारा पोस्ट पीरियड का जीपी आ गया। डी सेल्स है 400, उसका 25%, पोस्ट पीरियड की सेल हमने निकाली थी 1200, उसका 25%। तो हमने प्री और पोस्ट पीरियड का कंप्यूट कर लिया कि कितना जीपी है। अब हम शुरुआत करते हैं आगे और कंप्यूट करते हैं कि कितना हमारे पास एक्सपेंस है जो प्री और पोस्ट पीरियड में डिवाइड होने वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास सबसे पहले जो एक्सपेंस दिया हुआ है वो है सैलरीज। और हमें पता है कि जो सैलरीज होता है वो टाइम के हिसाब से हम पेमेंट करते हैं। तो हमने सबसे पहले सैलरीज लिखा, सैलरीज को हमने टाइम के हिसाब से डिवाइड किया और जो टाइम का रेशो है वो आया था 1:2। तो 69 को हमने 1:2 के रेशो में डिवाइड किया तो क्या आ गया, 69 को अगर हम 1:2 के रेशो में डिवाइड करेंगे तो क्या अमाउंट आएगा, जल्दी से बताइए। 69 को अगर हम 1:2 के रेशो में डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 23 and 46। सैलरी के बाद नेक्स्ट है रेंट। रेंट किस रेशो में डिवाइड होना चाहिए, टाइम के रेशो में, क्योंकि रेंट भी हम टाइम के हिसाब से देते हैं। तो रेंट है 24, तो 24 को 1:2 के रेशो में डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा, 8 और 16 आ जाएगा। नेक्स्ट है सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस के एक्सपेंसेस भी टाइम के रेशो में डिवाइड होने चाहिए। तो 66 को टाइम के रेशो में डिवाइड करते हैं, क्या आ गया, ट्रेवलर्स कमीशन। ट्रेवलर का काम क्या होता है, ट्रेवलर का काम होता है सेल्स को बढ़ाना। तो ट्रेवलर्स कमीशन सेल्स के ऊपर बेस्ड होगी तो सेल्स के रेशो में डिवाइड होना चाहिए। तो 16 को 1:3 के रेशो में डिवाइड कर देते हैं। डिस्काउंट अलाउड, हम किसको डिस्काउंट अलाउड करते हैं, हम लोग डिस्काउंट देते हैं जब हम माल बेचते हैं, सेल्स पर हम डिस्काउंट देते हैं। तो सेल्स के रेशो में डिवाइड होना चाहिए, 12 को 1:3 के रेशो में डिवाइड कर देते हैं, 3 and 9।
बैड डेट्स भी सेल्स से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा सेल होगी क्रेडिट सेल उतने ज़्यादा बैड डेट्स होंगे। तो 1:3 के रेशियो में बैड डेट्स को डिवाइड कर देते हैं। डायरेक्टर्स फीस, डायरेक्टर्स आते हैं कंपनी के केस में जो केवल पोस्ट पीरियड में होते हैं। डायरेक्टर फीस प्री पीरियड में नहीं होती है, तो हम केवल पोस्ट पीरियड में इसको लिख रहे हैं, सारा का सारा पोस्ट पीरियड में। तो जो डायरेक्टर्स फीस है वो पोस्ट पीरियड में आ जाएगी 25। ऑडिट फीस, ऑडिट फीस के लिए हमने जनरली पढ़ा हुआ है कि जो कंपनी ऑडिट फीस है वो पोस्ट पीरियड में आती है और जो टैक्स ऑडिट फीस है वो सेल्स के रेशियो में आती है। इन केस हमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बता रखा तो हम उसे कंपनी ऑडिट फीस मानते हुए पोस्ट पीरियड में लिख देते हैं। नोट डाल दीजिएगा। अगर टैक्स ऑडिट लिखा है तो ऐसी सिचुएशन में हम उसको सेल्स के रेशियो में लिखेंगे। तो ऑडिट फीस अकाउंट को ऑडिट कराने की फीस है, पोस्ट पीरियड में हमने लिख दिया 9। डेप्रीशिएशन ऑन टेंजिबल एसेट, जो डेप्रीशिएशन है वो हमेशा टाइम के हिसाब से लगता है। तो डेप्रीशिएशन ऑन टेंजिबल एसेट टाइम के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा 1:2 के रेशियो में। तो 12 को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, 4 and 8। डिवेंचर इंटरेस्ट, डिवेंचर केवल कंपनी इशू कर सकती है, तो डिवेंचर इंटरेस्ट मींस पोस्ट पीरियड से रिलेटेड है, तो केवल पोस्ट पीरियड में आएगा डिवेंचर इंटरेस्ट। मैं टोटल एक्सपेंस लिख लेता हूं, कितना हो गया टोटल एक्सपेंस का। आप में से किसी ने टोटल किया एक्सपेंस का तो मुझे बता दीजिए। 65 एंड पोस्ट पीरियड का 183। तो प्री पीरियड की सेल 100 है और एक्सपेंस टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंस 65 है। इट मींस प्रॉफिट है, प्री प्रॉफिट है, जिसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो प्री प्रॉफिट को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं 35। और जो पोस्ट पीरियड है, पोस्ट प्रॉफिट है, वो हमारा रिवेन्यू नेचर है। 300 माइनस 183 117। तो इन क्वेश्चंस में हमें यही करना होता है, प्री एंड पोस्ट प्रॉफिट को कैलकुलेट करना होता है।